नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आप जानते हैं पिछली वीडियो में जो मैंने अनाउंस किया था कि क्लास 10th वालों के लिए एक फ्री बैच मैं लेकर के आने वाला हूं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसी वादे के मुताबिक आज हम पढ़ने वाले हैं रीऑर्डरिंग। सबसे पहला चैप्टर है ग्रामर का। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बोर्ड एग्जाम 2027 की ओर जो आप जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप है। और सबसे पहला स्टेप बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होना चाहिए। इसके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग क्लास 10 का वो चैप्टर है जिससे हर साल बोर्ड में केवल 1 नंबर आता है। और अगर बात करें कुछ बदले हुए पेपर के पैटर्न की, तो जब से पेपर में 20 MCQ आने लगे हैं तब से ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया है, बहुत ही ईजी, क्योंकि ये सीधे MCQ में पूछा जाता है। यानी आपको रीऑर्डरिंग करनी नहीं है, बस देखना है और बताना है। लेकिन उसको समझने के लिए भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है रीऑर्डरिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि रीऑर्डरिंग होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि रीऑर्डरिंग करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक, तो रीऑर्डरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है रीऑर्डरिंग। इसमें 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है री और एक वर्ड है ऑर्डर या ऑर्डरिंग। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। और ऑर्डरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रम में रखना, यानी किसी भी चीज़ को दोबारा एक क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ बगल में एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा जिसमें ए से लेकर के जेड तक पूरे अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन सबका जो क्रम है वो थोड़ा गड़बड़ है। और अभी जो आपको फिक दिख रही होगी उसमें देख पा रहे हैं ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो बिल्कुल क्रम में हैं। यानी किसी भी चीज़ को जो सही क्रम में ना हो, यानी अपने सही स्ट्रक्चर में ना हो, उस चीज़ को पुनः दोबारा स्ट्रक्चर में लाना क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। ठीक, या एक और पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी बगल में जिसमें कुछ बच्चे खड़े हैं और उनका जो क्रम है वो कहीं पर कुछ बच्चे बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, यानी किसी एक सही क्रम में नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों को एक सही क्रम में रख दिया जाए, यानी सबसे पहले जो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अगर इस क्रम में रखा जाए तो वो क्रम कहलाएगा रीऑर्डरिंग। ठीक, आपको याद होगा घर में जब आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर जब भी काम उम करती होंगी, कहने का मतलब है जो खाना बनाने का जो सामान है, चाहे वो नमक हो या मिर्ची हो, हल्दी हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों को वो लोग बड़ा व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। ठीक, और उस व्यवस्थित तरीके को रखने को ही बोलते हैं रीऑर्डरिंग। ठीक, अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी चीज़ को बिगाड़ के रख देना। जैसे आप लोग एक गेम खेलते होंगे, एक छोटा सा क्यूब आता है जिसको आप मतलब अरेंज करते हैं सेम कलर, मतलब एक लेयर पर या एक सतह पर सेम कलर आ जाए, उसको एक गेम आता है क्यूब का। उस क्यूब को आप देखते होंगे कि जब तोड़ दिया जाता है या चीज़ों को ऐसे बिखेर दिया जाता है तो आप उसको अरेंज करते हैं, बार बार अरेंज करके और बिल्कुल सही क्यूब बनाते हैं ताकि सभी सतह पर सेम कलर आपको दिखाई दें। तो उस क्रिया को बोलते हैं रीऑर्डरिंग। समझ में आ गई बात? यानी किसी भी चीज़ को जो बिखरा हुआ हो उसको दोबारा सजा के सही स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग कहलाता है। आई होप कि मेरी ये बात समझ में आई होगी। अभी जो रीऑर्डरिंग है इसको ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है ग्रामर की भाषा में। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ लिखा रहे गुड, यहाँ लिखा रहा है इज, यहाँ लिखा रहा है गर्ल, यहाँ लिखा रहा है ए और यहाँ लिखा रहा है राधा। मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है गुड इज गर्ल ए राधा। इसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस शब्द को जहाँ पर होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। यानी आप जानते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें राधा को यहाँ पहले आना चाहिए था, इज को उसके बगल में आना चाहिए था, ए को उसके बाद आना चाहिए था, गुड को उसके बाद और गर्ल को सबसे लास्ट में होना चाहिए था। ऐसे कुछ ये लिखा होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ यहाँ ऐसा है नहीं। अब इसी बिगड़े हुए क्रम को, इसी बिखरे हुए शब्दों को अगर उठा करके आप अरेंज कर देते हैं तो यही कहलाता है रीऑर्डरिंग। यानी सबसे पहले क्या आएगा, राधा, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, उसके बाद ए, उसके बाद लिखेंगे गुड और यहाँ लिखेंगे गर्ल। राधा इज अ गुड गर्ल। अब ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें सभी चीज़ें अपनी जगह पर रखी गई हैं। जैसे मान लीजिए ये जो राधा है वो सब्जेक्ट है, ये जो इज है वो एक वर्ब है, और ये जो गुड गर्ल लिखा हुआ है
ये कॉम्प्लीमेंट है। तो आप जानते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका सही क्रम एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बगल में एक वर्ब है और फिर एक कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे हो सकता है, यानी किसी भी सेंटेंस को जैसे वो लिखा जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर सही होता है तो फिर वो सेंटेंस बिल्कुल रीऑर्डरिंग के केस में है, यानी उस चीज़ को बिल्कुल सही सही रखा गया है। लेकिन अगर इनका क्रम गलत होता है तो उसको रीऑर्डरिंग आपको करना पड़ता है। पेपर में जब एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन नीचे दिए रहेंगे, आपको केवल ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में सही क्रम दिया हुआ है। लेकिन इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ विशेष बातों का ध्यान दें। तो आइए सीखते हैं कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप रीऑर्डरिंग को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे ताकि रीऑर्डरिंग चैप्टर को सॉल्व करते समय कोई आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रीऑर्डरिंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा भी सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इंपेरेटिव भी आ सकता है, इसके अलावा ऑप्टेटिव भी आ सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी आ सकता है। तो इन सभी सेंटेंस को कहाँ पर रखा जाना चाहिए, मतलब कैसे उनको अरेंज करना चाहिए, वो हम सीखेंगे कुछ स्टेप में। यहाँ पे अगर हम बात करें रीऑर्डरिंग सीखने की, तो सबसे ज़रूरी है कि रीऑर्डरिंग को सीखने के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सेंटेंस है। वो आप कैसे जानेंगे, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आप जा करके देख सकते हैं। दूसरा जो रूल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की संरचना कैसी होती है, यानी कौन से शब्द को सेंटेंस में कहाँ पे रखा जाता है। इसको भी वीडियो बहुत पहले से भी मौजूद है, और टेंस का जो पहला पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं। और तीसरा जो इसकी स्टेप है वो है आपका टेंस, यानी 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए: सेंटेंस पहचानना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना और साथ ही साथ टेंस जानना। अगर ये 3 स्टेप आप जानते हैं तो पेपर में काफ़ी बेहतर नंबर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब इस टॉपिक को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल अच्छी चीज़ें आएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप पेपर में बैठ रहे हों तो उस समय का माहौल और अभी जो आप पढ़ रहे हैं उस समय के माहौल में बहुत अंतर होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लोग कहते हैं कि 19-20 का फ़र्क है, ये 19-20 का फ़र्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तब आपको समझ में आता है कि पेपर में बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करना और बाहर क्लास में बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बार जो एग्ज़ाम होना है उसमें अगर आपका टाइम निकला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक शेर है जो मैं आपको सुना देता हूँ कि आँखों से दूर ना हो, आँखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, और वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। यही सेम हाँ होने वाला है आपका बोर्ड में भी। अगर आप चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से समझेंगे नहीं, तो आपका वक्त निकल जाएगा तुरंत और आप बस पछता के रह जाएंगे। देखो, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी इसको सॉल्व करने में। लेकिन ये तभी आसान होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यानी आप सेंटेंस पहचान लें, स्ट्रक्चर जान लें और टेंस जान लें, तब ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आइए करते हैं, फिर सीखते हैं कि रीऑर्डरिंग मतलब सॉल्व कैसे करेंगे पेपर में। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि बोर्ड में जब एक क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको MCQ के रूप में ही मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपको देख के आंसर बनाना है। लेकिन ये 4 सेंटेंस बस इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो आपका रीऑर्डरिंग टॉपिक है वो कहाँ कहाँ टच कर सकता है, किस किस टॉपिक को टच कर सकता है और कहाँ कहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। बस प्रैक्टिस करने से आपको ये बात समझ में आएगी कि कहाँ पे टेंस है, कहाँ पे सेंटेंस है, कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं, तब आपको सही आंसर मिलेगा। देखिए, टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली इसमें बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप बोर्ड में बैठेंगे और थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक, वो भोजपुरी में बोलता है ना कि सावधानी हटल दुर्घटना घटल, बस वही वाला हाल हो जाएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ समझते हैं इस चीज़ों को। विल मी ही हेल्प नॉट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में देख पा रहे हैं फुल स्टॉप लिखा हुआ है। मैंने आपको जब सेंटेंस पढ़ाया था टेंस के सबसे पहले पार्ट में, तभी आपको बताया था कि आपको सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसके लास्ट में लगा हुआ है फुल स्टॉप, इसका मतलब है सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है या तो निगेटिव है। और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है जिसका मतलब है सीधा सीधा कि सेंटेंस जो है डेफिनेटली नेगेटिव है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप बिल्कुल सही से अरेंज कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक से सीख पाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगी
और लास्ट में बाबू आएगा ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल रूल है। अगर ये रूल आपको पता है तो आप इनमें से ढूंढिए और उठा करके यहीं पे रख दीजिए। कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक ना, बस चीज़ों को देखिए और यहाँ खोजिए और खोज के लाके रख दीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। विल सब्जेक्ट नहीं बनेगा, मी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ही सब्जेक्ट बनेगा। हेल्प जो है वर्ब है और ये नॉट सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा? ही। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? ही। कुछ नहीं करना है, बस उठा उठा के रखना है, ठीक। ही के बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें से कौन है? विल है। ये कौन सा टेंस है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ही के बाद हो गया विल। विल के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? हेल्प, मदद करना। हेल्प और किसकी मदद? मेरी, यानी ऑब्जेक्ट मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हेल्प मी। तो पहला सेंटेंस सीखने के लिए, यानी पहले सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करने के लिए आप देख पा रहे हैं आपको दो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ी। एक तो सेंटेंस की, और सेंटेंस में भी सेंटेंस के पहचान की और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, और दूसरा किस चीज़ की? टेंस की। तो इन दो चीज़ों की ज़रूरत आपको होती है जब आप रीऑर्डरिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ बात करें तो लिखा हुआ है डिड, बिट, हिम, यू, वाई, यस्टरडे, ठीक। यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंटेंस में डिड लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव है या तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे कहीं नॉट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे टाइप के सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वाई, इसका मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वाई से। इसका अगर रूल मैं चाहूँ तो यहीं ऊपर लिख सकता हूँ, एक बार यही लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और जो भी वर्ड बच जाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में अरेंज किए जा सकते हैं। तो अगर इस रूल के हिसाब से चला जाए तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई, यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए था? वाई। वाई लिखने के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, वाई डिड। इसके बाद चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ देखिए बिट सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट। वाई डिड यू, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब बिट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। वाई डिड यू बिट हिम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सब लिख लिया, लास्ट में क्या बचा? यस्टरडे। और एक क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि इसको बनाने के लिए भी, यानी इसको रीऑर्डरिंग करने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ी? सेंटेंस की और टेंस की, तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा अगर सेंटेंस की बात करें, ट्राई, डू, स्टील, नॉट, पेंसिल, एक्सपेंसिव, माई, और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस जो है वो आपका अफर्मेटिव है या निगेटिव है। यहाँ नॉट लगा हुआ है तो डेफिनेटली निगेटिव है। लेकिन कौन सा टेंस है ये? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ये कौन सा टेंस है। एक बार ट्राई करिए, 1 मिनट बस रुके रहिएगा ऐसे ही। हाँ, तो ट्राई करके बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है। आई होप कि आप अभी तक आप कमेंट कर चुके होंगे या समझ गए होंगे। ध्यान से देखा जाए तो टेंस होने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डू लगा हुआ है, यहाँ नॉट लगा हुआ, तो दिमाग में ऐसा चल सकता है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन एक और चीज़ आप गौर करें पूरे सेंटेंस में, तो कहीं सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये कोई टेंस नहीं है, यह एक प्रकार का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो इनका सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, सब्जेक्ट हमेशा हाइड रहता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर बताते हैं, सजेशन बताते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं, इसके अलावा जो है प्रपोजल बताते हैं, परमिशन बताते हैं, इन सब चीज़ों को बताने का काम करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए दरवाज़ा बंद करो, तो एक ऑर्डर दिया जा रहा है, या कहा जाए कि अपनी दवाई जो है सही समय पर लो, तो एक एडवाइस दिया जा रहा है।
या कहा जाएगा अपना समय बर्बाद मत करो तो कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, कहा जाए कृपया मेरी मदद करिए तो आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू जो है उसका हमेशा हाइड रहता है, उसको कभी लिखा नहीं जाता। इस चीज़ को अगर बहुत डिटेल में जानना हो तो मेरी बहुत सी पुरानी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख सकते हैं, कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें यानी इस चीज़ को अगर बनाने की बात करें तो फिर ये अरेंज कैसे होगा। तो ये सेंटेंस में देख पा रहे हैं नॉट है, और आप जानते हैं जब हम अरेंज करते हैं तो डू नॉट से हम इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग सुन होंगे डोंट टच माई फ़ोन या डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं, या डोंट टच माई मोबाइल ऐसे लोग बोलते हैं। तो डोंट का मतलब है डू नॉट, तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखा जाएगा डू नॉट। एक बात और भी समझ लीजिए, इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अगर इस कंसेप्ट को भी आप यहाँ पे लागू करेंगे तब भी आप पेपर में इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले हो जाएगा डू, उसके बाद नॉट। अब इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं डू नॉट के बाद एक वर्ब आना चाहिए, तो एक वर्ब है चुराना, एक है ट्राई करना। ठीक, तो इसको अगर ध्यान से लिखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा डू नॉट, उसके बाद ये हो जाएगा ट्राई। ठीक, डू नॉट ट्राई, उसके बाद इसमें एक वर्ड छूटा हुआ है मैं ऐड कर दे रहा हूँ टू। डू नॉट ट्राई टू, डू नॉट ट्राई टू, चुराने की कोशिश मत करो। अब क्या चुराने की कोशिश करो ये दिमाग में आएगा तो लिखेंगे स्टील। डू नॉट ट्राई टू स्टील, और क्या स्टील नहीं करना है, क्या नहीं चुराना है, माई एक्सपेंसिव पेंसिल। तो सबसे पहले हो जाएगा माई, इसके बाद एक्सपेंसिव, और इसके बाद हो जाएगा पेंसिल। ठीक, तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव था, ये कोई टेंस का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से भी आप इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, यानी आपके पेपर में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं। ये वाला दिया है गोइंग आर सेलिब्रेट ऑन वी टू बर्थडे योर मंडे। आई होप कि ये जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और उसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई होप कि इस चीज़ को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं तो आपको रीऑर्डरिंग की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो पर्याप्त है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ होमवर्क की तरह, तो अच्छे से आप देख लीजिए। गोइंग आर सेलिब्रेट ऑन वी टू बर्थडे योर मंडे, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इतना हिंट मैं दे देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप चाहें तो सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो जिन 3 स्टूडेंट ने बिल्कुल सही पिछले वीडियो में जो नाउन का वीडियो था जो उसमें आंसर दिया गया था, उनमें सबसे पहले हैं विशाल, दूसरे नंबर पे लाडली और तीसरे नंबर पे असलम अंसारी। इन 3 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब भी चाहते हैं कि अगर मैं आपका नाम अगली वीडियो में अनाउंस करूँ तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दीजिए। आई विल अनाउंस योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच for having with us।